Welcome back to Prep Classes Academy. So, we have already discussed the first two parts of second chapter of philosophy. Today we'll be doing the last part of second chapter of philosophical foundation. So, here we come to the last part of the chapter, which is contemporary period of education, which is also known as post independent Indian education. So, let us start. Since gaining independence, India has placed significant emphasis on education as a means of fostering national development, social progress, and economic growth. Post independence educational policies have aimed to expand access, promote equity, and enhance the quality of education across the country. तो हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन जो है उसका मेन कंसर्न था कि हमारा नेशनल डेवलपमेंट हो एजुकेशन के थ्रू, फिर हमारा सोशल प्रोग्रेस हो और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो। और ये सब कैसे पॉसिबल है? जब फुल एक्सेस हो एजुकेशन में, इक्वालिटी के साथ एजुकेशन हमारा एक्सेस में रहे, एनहांस क्वालिटी, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इंक्रीज हो, एनहांस हो। उससे क्या होगा कि हमारे नेशनल डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा। सो पहला जो कमीशन है हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस में वो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948। द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1948 लेड बाय डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ये जब क्वेश्चन बीएड में आता है, ज़रूरी नहीं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से ही आए, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा हो कि एक्सप्लेन डॉक्टर एस राधाकृष्णन एजुकेशन कमीशन 1948. So don't get confused. So you have to be very familiar with the words which are being used here. So the University Education Commission was led by Dr. S. Radhakrishnan, aimed to improve the higher education in India. उनका मेन एम था हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने का. It made recommendations on many aspects of university education to ensure it met the needs of modern independent India. Here's an easy explanation of its key aims. तो उनका मेन एम क्या था वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. पहला है फैकल्टी यानी टीचर्स. द कमीशन स्ट्रेस दैट यूनिवर्सिटी टीचर्स शुड बी वेल ट्रेन एंड क्वालिफाइड. वेल ट्रेन एंड क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए. टीचिंग का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो एक रेज करना चाहिए हमें कि इतना कम स्टैंडर्ड में नहीं, हायर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जिसमें कि टीचर्स को और ज़्यादा इनकरेज करना है कि वो मॉडर्न मेथड यूज़ करें. फिर आता है कोर्स ऑफ स्टडी. द कमीशन सजेस्टेड दैट यूनिवर्सिटी कोर्सेज शुड बी अपडेटेड एंड मोर प्रैक्टिकल. अपडेट होना चाहिए विद टाइम, अपडेट भी होना चाहिए और प्रैक्टिकली ज़्यादा उनको समझाना चाहिए बच्चों को. देन आता है रिसर्च एंड ट्रेनिंग. इट रिकमेंड्स दैट यूनिवर्सिटी शुड फोकस ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन. इनोवेशन प्रोसेस भी यूज़ करना है. दिस वुड हेल्प इंडिया ग्रो इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर फील्ड. Professional education. The commission highlighted the need for universities to offer professional courses. अब professional courses में क्या आ जाते हैं? मेडिसिन, इंजीनियरिंग, लॉ, कॉमर्स, ये सब कोर्सेज भी प्रोवाइड करना है. Religious education. While promoting secular education, the commission also recommended teachings about India's rich religion and culture heritage. तो इनको भी हमें एजुकेशन में इंक्लूड करना है, ऐसा उनका मानना था. Medium of instruction. It suggested that universities use English as primary language and instruction, but also encourage the use of regional languages where possible. तो ज़्यादा emphasis था उनका English language के ऊपर and then regional languages. Evaluation system. The commission proposed improving the examination system. Examination system improve करना ताकि बच्चों को evaluate कर पाएँ और जान पाएँ कि वो समझ पा रहे हैं नहीं और उनका growth कितना है. विमेंस एजुकेशन. उनका फिर और एक कंसर्न था कि विमेंस को भी एजुकेशन के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना है हायर स्टडीज़ के लिए. एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज़. द कमीशन प्रपोज्ड बेटर मैनेजमेंट एंड फंडिंग फॉर द यूनिवर्सिटीज़. इट सजेस्टेड दैट यूनिवर्सिटीज शुड हैव मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. उनका मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट उनको गवर्नमेंट से मिले ताकि वो और ज़्यादा स्मूथ फंक्शनिंग हो सके स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के. So in summary, the University Education Commission 1948 aimed to create a strong, modern and inclusive university system in India by improving teaching, course, research, professional education and more. Then we have the second commission, which is Secondary Education Commission 1952-53. A commission was constituted on 23rd September 1952 under the chairmanship of Dr. Lakshman Swamy Mudaliar, Vice Chancellor of University of Madras. दिस कमीशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड मुदलियार एजुकेशन कमीशन इन द नेम ऑफ द चेयरमैन. जैसे मैंने बोला इस कमीशन का और एक नाम क्या, मुदलियार एजुकेशन कमीशन. तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन दे कैन राइट मुदलियार एजुकेशन कमीशन. तो द कमीशन वॉज सेट अप टू इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. कैसे?
पहला द फॉल्ट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्या क्या फॉल्ट्स थे। कमीशन ने फाइंड किया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था सेकेंडरी एजुकेशन में, पहले उस बारे में पढ़ेंगे। आउटडेटेड करिकुलम, जो करिकुलम उसमें यूज़ हो रहा था बहुत ही आउटडेटेड और पिछड़ा हुआ था, तो उन्होंने वो पहला फॉल्ट पकड़ा सेकेंडरी एजुकेशन का। टू मच फोकस ऑन एग्जाम, द एजुकेशन सिस्टम वॉज मोर अबाउट पासिंग एग्जाम्स देन अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। तो ज़्यादा कंसर्न ये था कि बच्चे कैसे एग्जाम पास करें, लेकिन समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं उस चीज़ पे फोकस नहीं दिया जा रहा था। Lack of practical skills, students were not being taught practical skills that would help them in their career। तो प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत कमी थी। इनइक्वालिटी बहुत था, रूरल एरियाज़ में एक्सेस नहीं था, तो इस तरीके से इनइक्वालिटी की वजह से ज़्यादा लोग सेकेंडरी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। ओवर एम्फेसिस ऑन साइंस एंड मैथमेटिक्स, सिर्फ साइंस एंड मैथमेटिक्स पे ही ज़्यादा एम्फेसिस डालते थे, लेकिन बाकी भी कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारे आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड वोकेशनल स्किल्स, उन सब पे ध्यान नहीं दिया जाता था। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था उसका? ऑल राउंड डेवलपमेंट था। द गोल वॉज टू डेवलप स्टूडेंट्स फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, नॉट जस्ट एकेडमिक नॉलेज। सिर्फ एकेडमिक नॉलेज पे उनको फोकस नहीं डालना था, उनको ओवरऑल डेवलपमेंट पे डालना था, ये उनका ऑब्जेक्टिव था। प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ के लिए प्रिपेयर करना, मतलब उनको इस तरीके से पढ़ाना कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी आए ताकि वो लाइफ के लिए प्रिपेयर रहें। फिर आता है वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी स्कूल्स शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर स्पेसिफिक करियर्स लाइक फार्मिंग, इंडस्ट्री और क्राफ्ट्स टू हेल्प स्टूडेंट्स फाइंड जॉब्स। उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी देना चाहिए ताकि वो फार्मिंग और इस तरीके के क्राफ्ट्स पे, इस तरीके के करियर में अपना लाइफ इंजॉय कर सके, बना सके। डेमोक्रेटिक वैल्यू, एजुकेशन शुड प्रमोट डेमोक्रेटिक आइडल्स लाइक इक्वालिटी, जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। तो ये सब डेमोक्रेटिक आइडल्स उनको बताना बहुत ज़रूरी था। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो था वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, नॉट विथ स्टैंडिंग वेदर दे आर फ्रॉम रूरल एरिया और अर्बन एरिया। देन अ न्यू विजन ऑफ इंडियन एजुकेशन, उनका विजन क्या था? उन्होंने फॉल्ट्स बताया, अपना ऑब्जेक्टिव बताया, अब उनका विजन क्या था? मॉडर्नाइज्ड करिकुलम मतलब प्रैक्टिकल, उनका मेन है प्रैक्टिकल स्किल्स में, वोकेशनल स्किल्स में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा उनको फोकस करना है। फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि सिर्फ उनका क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाए या फिर सिर्फ उनका एक मैथमेटिकल स्किल बढ़ जाए। उनका ओवरऑल डेवलपमेंट देखना जिसमें लीडरशिप क्वालिटी भी आए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड आए, तो इन सब के लिए उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करना था। फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट शुड हैव मोर चॉइसेस इन द सब्जेक्ट्स दे स्टडी सो दे कैन फॉलो देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। उनके पास चॉइसेस बहुत होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी इतना होना चाहिए कि वो खुद चूज़ कर सके कि उनको क्या पढ़ना है। एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एजुकेशन, मोर अटेंशन शुड बी गिवन टू वोकेशनल एजुकेशन वेयर स्टूडेंट्स कुड लर्न स्किल्स। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब ही है जहाँ पे स्किल्स बताए जाते हैं, जैसे टेलरिंग हो, कारपेंट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ काम हो, मैकेनिक्स का काम हो, तो ये सब वोकेशनल ट्रेनिंग में दिया जाता था, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग में फोकस करना चाहते थे। बेटर एक्सेस मतलब जितने भी रूरल एंड डिसएडवांटेज एरियाज़ हैं जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ तक एजुकेशन का एक्सेस हो ताकि सब ओवरऑल डेवलपमेंट हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में घुस सकें। The National Policy on Education 1968 was a significant milestone in the development of education in India. It was introduced by the government of India to guide the country's educational system after independence. तो हमारा नेक्स्ट है आफ्टर सेकेंडरी, नेक्स्ट है हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। ये है हमारा नेक्स्ट कमीशन विच वॉज डेवलप बाय और इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम को बढ़ाने के लिए। द पॉलिसी एम टू इम्प्रूव एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, सिर्फ सेकेंडरी या हायर नहीं, जबकि प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर हर सेक्टर में उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को इम्प्रूव करना था। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 है, जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, उसका क्या क्या एस्पेक्ट्स था, की फीचर्स क्या थे उसके, एम्स ऑफ द पॉलिसी। यूनिवर्सल एक्सेस मतलब सारे लोगों के लिए एक्सेस होना चाहिए विदाउट सीइंग वेदर दे बिलोंग टू दिस कास्ट और दैट कास्ट, कौन से बैकग्राउंड से हैं, कौन से लोकेशन से हैं, वो सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देके यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए। एजुकेशन का क्वालिटी इंप्रूव करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, चाहे वो SC हो, ST हो, कुछ भी कास्ट के हो, वुमेन हो, मैन हो, कोई भी हो। नेशनल इंटीग्रेशन, एजुकेशन शुड हेल्प इन फोस्टरिंग यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन बच्चों के अंदर प्रमोट होना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन में क्या था उनका, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, मतलब जो यूनिवर्सलाइजेशन मतलब प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करना है एंड इंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड कुड कंप्लीट एटलीस्ट 5 years ऑफ स्कूलिंग, एटलीस्ट 5 years ऑफ स्कूलिंग सबका होना चाहिए।
देन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उन्होंने प्रोवाइड किया। द पॉलिसी स्ट्रेस द नीड फॉर मेकिंग प्राइमरी एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी। इस वजह से क्या होगा, एटलीस्ट लिटरेसी रेट बढ़ेगा। पहले क्या होता था कि लोगों लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, वो सोचते कितना पढ़ाएंगे, फिर शादी करवाना है, तो चाइल्ड मैरिजेस बहुत होते थे। तो इस वजह से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनरोल हों और एटलीस्ट पहला 5 साल वो स्कूलिंग का कर लें, जिससे कि उनको एक बेसिक लिटरेसी रेट उनके पास, बेसिक लिटरेसी एजुकेशन जो है वो उनके पास आ जाए। सेकेंडरी एजुकेशन में है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम। द पॉलिसी रिकमेंडेड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करिकुलम टू ऑफर मोर सब्जेक्ट्स एंड वोकेशनल कोर्सेज। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी सब्जेक्ट था उनके सेकेंडरी में, उसको और ज़्यादा बढ़ा के उसमें और सब्जेक्ट्स एंड वोकेशनल कोर्सेज डालने का उनका पूरा कोशिश था। वोकेशनल एजुकेशन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डाला, जिसमें कि उनको स्किल्स, बच्चों को स्किल्स बताए जाते हैं, स्किल्स के बारे में सिखाया जाता है ताकि वो समझ सकें कि वो कौन से स्किल्स में अच्छे हैं और उसके तरफ ही वो अपना करियर बनाएं। देन आ जाता है उनका हायर एजुकेशन। पॉलिसी रिकमेंडेड एक्सपैंडिंग एंड इम्प्रूविंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ टू केटर टू द ग्रोथ डिमांड फॉर हायर एजुकेशन। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, उनका था कि क्वांटिटी से ज़्यादा हमें क्वालिटी पे फोकस करना है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन, इसमें है कि उन्होंने साइंटिफिक एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया ताकि कंट्री का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो और बढ़ जाए। देन आता है लैंग्वेज पॉलिसी। द नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1968 एम्फेसिस was on promoting the use of Hindi as a link language for national integration, but it also recognized the importance of regional languages in education. उनका हिंदी को फोकस करना और फिर उनका नेशनल इंटीग्रेशन के लिए फिर प्लस उसके साथ रीजनल लैंग्वेजेस को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो मदर टंग है वो होना चाहिए हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अर्ली स्टेजेस ऑफ एजुकेशन में, ताकि बच्चों को समझ आए और वो लोग और ज़्यादा इंटरेस्ट लें। रेजोल्यूशंस अडॉप्टेड बाय नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1968, क्या क्या उन्होंने रेजोल्यूशंस लिए थे। प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, उनको नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ाना है, बच्चों को और ज़्यादा कल्चर और लैंग्वेज के बारे में बताना है। इंप्रूविंग टीचर ट्रेनिंग, मतलब टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग देना है ताकि वो और ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट हो सके। फोकस ऑन रूरल एंड वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता था, तो उनका था कि रूरल एरियाज़ में जितने भी वुमेन हैं या फिर रूरल एरिया के जितने भी लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देना। The policy made special provision to promote education for girls and children. Girls and children from rural and disadvantaged areas में जितने भी गर्ल्स हैं, विमेन हैं, बच्चे हैं, उनको और ज़्यादा उन्होंने एम्फेसाइज़ किया ताकि वो लोग और ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज़ में या फिर ट्राइबल कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं वो लोग एजुकेशन सिस्टम के अंदर आएँ। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग में जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपना स्किल डेवलपमेंट कर पाएँ, और ये सेकेंडरी लेवल पे किया गया था। देन एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस थे या फिर स्कूल्स थे, स्पेशली उनके रूरल और रिमोट एरिया में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, उनके नंबर्स बढ़ाए, प्लस उनका जितना भी बिल्डिंग्स है जिस तरीके के होते थे उसको और ज़्यादा रेनोवेट करके ठीक किया। फाइनेंशियल सपोर्ट उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रीज़ किया, इन्वेस्टमेंट किया और एजुकेशन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट होंगे तो हमारा जो इकोनॉमी एज अ होल जो है वो भी ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट है हमारा टैगोर्स थॉट ऑन एजुकेशन। टैगोर जो थे वो भी हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस में आ जाते हैं। टैगोर विजन ऑफ एजुकेशन वॉज बेस्ड ऑन बिलीव दैट एजुकेशन शुड नॉट बी लिमिटेड टू द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बट शुड ऑल्सो इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ होल पर्सन। इनका था कि एजुकेशन में सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, जबकि होल पर्सन का एक ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी था। एजुकेशन जो है अकॉर्डिंग टू हिम should be a process of self-discovery, that a student learns to develop their potential and talent through creative expression. Creativity के through वो अपने आप को develop करें. Tagore's approach to education was holistic, focusing on development of whole person. He believed that education should help students to develop their physical, emotional, intellectual capabilities. Overall development, इनका बोलने का मतलब है कि overall development होना बहुत ज़रूरी था. फिर है मेथड ऑफ नेचर. While it is true that making children participate in structured activity is beneficial, there is a growing consensus that allowing our children to play freely, doing things that do not require them to be structured and focused, is the ways to go if we want this generation to live a life that's healthy and stress-free. Tagore also felt that acquiring knowledge using the method of nature, that is guessing, the experimenting, are more effective than explaining. अनइंटेंशनल लर्निंग एंड सरप्राइजेज आर मोर अपीलिंग दैन कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट. तो उनका मानना था कि हमेशा वही जो हम लोग एक प्रोसेस यूज़ करते हैं पढ़ाने का बच्चों को,
कि हमने एक चैप्टर पढ़ाया, उनसे क्वेश्चंस पूछे वगैरह वगैरह, वो सब नहीं करके जितने एक्सपेरिमेंटेशन हो, जितना ज़्यादा अनइंटेंशनल लर्निंग हो, उनको पता ही नहीं कि आज क्या टॉपिक है, सडनली एक नया टॉपिक, एक नया सरप्राइज, उसमें उनको बाहर लेके जाना, वर्ल्ड को मतलब सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, नेचर के साथ उनको पढ़ाना, ये सब चीज़ें करने से उनको बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट मिलता है, जिस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. He believed the children's independence ought to allow them to choose their activity for the greater part of their life. उनको जितना फ्री छोड़ोगे कि वो खुद सिलेक्ट करें उनको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने आप को एक्सप्लोर करें, तो उससे बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ होता है. स्पोर्ट्स एंड बॉडी मूवमेंट. Tagore believed that schools should take care of the students' physical health in addition to their mental health. He emphasized that they had a healthy diet and sufficient physical activity. According to him, children should be engaged in activities that require more frequently in order to understand new facts and experience the gain knowledge. तो उनका मेन था कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अलॉन्ग विद मेंटल एंड अदर इमोशनल एंड अदर डेवलपमेंट्स. उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए ताकि बच्चे हमेशा प्रॉम्प्ट रहें, एंगेज रहें एक्टिविटीज़ के साथ. इससे उनका सिर्फ बॉडी नहीं जबकि माइंड भी फ्रेश रहे. उनके जो थॉट्स ऑन एजुकेशन उसका एक ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं क्या क्या था. होलिस्टिक डेवलपमेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि उनको होलिस्टिक यानी ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं, उसके साथ फोकस उनका इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट में भी हो. एजुकेशन थ्रू नेचर, नेचर के बीच में बैठा के बच्चों को पढ़ाने से उनको ज़्यादा बच्चों को समझ आता है, वो ज़्यादा उसमें इंडल्ज रहते हैं, उनका ऐसा मानना था. क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के ऊपर बच्चों का वो वाला पार्ट जो है वो नर्चर करना चाहिए, क्योंकि उससे उनका एजुकेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है. सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस, बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए उनको पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंस देना है एजुकेशन में, ताकि वो खुद सब कुछ सिलेक्ट करें. उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो अपना खुद एक किस तरीके से उनको पढ़ना है, कैसे एंजॉय करना है, उनको हमेशा रोक टोक नहीं करना चाहिए. इससे क्या होता है कि उनका मेंटल ग्रोथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है. लेकिन अगर आप चाहते हो कि बच्चों का बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी बढ़े, उनके अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस आए, तो उसके लिए बच्चों को फ्री छोड़ना बहुत ज़रूरी है. एम्फेसिस ऑन आर्ट्स एंड कल्चर, उनका आर्ट्स एंड कल्चर जिसमें म्यूज़िक, डांस, लिटरेचर ये सब फॉर्म्स आते हैं, उसके ऊपर उनका काफ़ी ज़्यादा फोकस था ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से नर्चर किया जाए और वेल राउंडेड डेवलपमेंट हो. लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस से लर्न करने का मतलब ये है कि बच्चों को रियल लाइफ एग्जांपल्स देना बहुत ज़रूरी है, उनको हर चीज़ प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है. फिर है फ्रीडम एंड जॉय इन लर्निंग. टैगोर एडवोकेटेड फॉर एन एजुकेशन सिस्टम दैट प्रायोरिटाइजेस द जॉय ऑफ लर्निंग एंड अलाउ स्टूडेंट्स द फ्रीडम टू एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट एंड पैशन. उनका था कि बच्चों को कम्प्लीटली फ्री छोड़ना चाहिए, उनको खुद का पैशन क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनको खुद चूज़ करने देना चाहिए, ना कि उनके ऊपर कुछ एक बर्डन की तरह बोलना कि नहीं आपको यही करना है, इसी स्ट्रीम में जाना है, वो चीज़ नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट है गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन. अब गांधी जी का कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन ये था कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिससे कि हम सोशल चेंजेस कर सकते हैं एंड एम्पावरमेंट कर सकते हैं. उनके हिसाब से लर्निंग एंड एक्सपीरियंस पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं. उनका मानना है कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना बच्चों का बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे रियल लाइफ कैसा एक माहौल है वो समझते हैं, सोसाइटी कैसे चलता है वो समझते हैं, और बच्चे एक अगर वो एजुकेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से करेंगे तो फिर उनको हर चीज़ बहुत ही प्रैक्टिकली समझ आएगा. गांधी प्रपोज्ड एन एजुकेशन मॉडल नोन एज नाई तालीम और बेसिक एजुकेशन. As per this model, students would spend half of their time learning academic subjects like language and mathematics and the other half doing hands-on practical और vocational work. तो उनका था कि आधा टाइम वो सब्जेक्ट पे, लैंग्वेज पर, मैथमेटिक्स में स्पेंड करें और बाकी हाफ टाइम प्रैक्टिकल और वोकेशनल ट्रेनिंग में, जिसमें कि आ जाता है क्राफ्ट, आ जाता है मैकेनिकल कामें आ जाती हैं, फिर स्टिचिंग आ जाता है, फार्मिंग आ जाता है. इन सब चीज़ों में वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें. द एम वॉज टू इंटीग्रेट मेंटल, मैनुअल एंड मोरल वर्क. Gandhi also advocated decentralization education. He felt village should have their own schools providing education tailored to the local needs, culture and livelihood opportunities. उनके हिसाब से विलेज में भी एजुकेशन होना ज़रूरी है और वो अपने हिसाब से बच्चों को नॉलेज इम्पार्ट करें. अब एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं महात्मा गांधी थॉट्स ऑन एजुकेशन का. पहला थॉट आ जाता है नाई तालिम, जो है बेसिक एजुकेशन. अकॉर्डिंग टू दिस गांधी जो थे उन्होंने प्रपोज किया था, ज़्यादा एम्फोसिस डाला था किस पे, प्रोडक्टिव वर्क एंड वोकेशनल ट्रेनिंग में, कि ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग होने से बच्चों के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल भी आ जाएगा. एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग. कैरेक्टर बिल्डिंग में इक्वली इंपॉर्टेंस देना है, जिसमें सिर्फ बच्चों का बुकिश नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज के अलावा
उनका मोरल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है emphasis on self reliance and believe that education should make individuals self sufficient and capable of contributing to their community through practical skill and entrepreneurship। मतलब उनमें उतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो अपने कम्युनिटी के लिए, अपने सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। इंटीग्रेशन ऑफ वर्क इन स्टडी, मतलब उनको पढ़ाई के साथ साथ ही वोकेशनल ट्रेनिंग करना चाहिए, मैनुअल लेबर करना चाहिए, ताकि उनको इन हैंड एक्सपीरियंस मिले और पढ़ाई के साथ साथ उनका एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी आ जाए। विलेज में स्कूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ना, ताकि विलेज में भी जो बच्चे हैं जो अनएजुकेटेड हैं वो लोग स्कूल्स में अपना जो बेसिक उनका जो एक लिटरेसी रेट है, वो लिटरेसी है वो बढ़ा सकें। यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेज, ही सपोर्टेड द यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेजेस इन एजुकेशन, बिलीविंग दैट टीचिंग इन द मदर टंग वुड बी मोर इफेक्टिव एंड हेल्प इन प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। उनका था कि बच्चों को लोकल लैंग्वेज में समझाया जाए, क्योंकि वो एक बेसिक होता है, बेसिस होता है कि बच्चे समझने के लिए और ज़्यादा उसमें इंडल्ज होते हैं, उनको समझ आता है, इफ़ेक्टिवली वो हर चीज़ फिर करते हैं। एजुकेशन फॉर सोशल इक्वालिटी, उनका फ़िलॉसफी था कि एजुकेशन जो है वो प्रमोट करे सोशल इक्वालिटी। कैसे? जब बच्चे पढ़ाई करेंगे, जब हमारा मास एजुकेटेड होगा, तो ऑब्वियसली जो सोसाइटी है वो हमारा ग्रेजुअली जो हमारा सेक्शन जो सोसाइटी है वो और ज़्यादा इक्वालिटी में आएगा। वहाँ पे अनटचेबल्स और सती सिस्टम में जो भी सिस्टम जो सुपरस्टिशियस सिस्टम फॉलो करते हैं वो सब ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जिद्दू कृष्णमूर्ति's थॉट ऑन एजुकेशन। Jiddu Krishnamurti, a renowned philosopher and educator, had profound and transformative ideas on education. His thought on education focused on personal freedom, self-discovery and holistic development. उनका था personal freedom और self-discovery उनका main concept था. He has pointed out following shortcomings of Indian education. उनके हिसाब से Indian education में क्या क्या problem था? The traditional education fails to develop independent thinking. बच्चों के independent thinking में बहुत ही पीछे चल रहा था, बहुत ही डलनेस ऑफ माइंड होता था। क्यों? क्योंकि बच्चों को उतना ज़्यादा सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल फ्रीडम नहीं दिया जाता था। फियर रहता था बच्चों के माइंड में, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा कम थी। उसके बाद वो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए दे के बच्चों को एफिशिएंट बना तो देते हैं, लेकिन जो उनका थिंकिंग होता है, जो उनका एक माइंड में जो उनका सेल्फ डिस्कवरी, जैसे उन्होंने बोला पर्सनल फ्रीडम जो होता है, वो चीज़ की कमी रह जाती है। इट इग्नोर्स द एस्थेटिक, कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। और उनके हिसाब से जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था। उसके बाद उनका मानना था कि जो एजुकेशन सिस्टम था वो सिर्फ एग्जामिनेशन और डिग्री को ही इंपॉर्टेंस देता था, कि जिसके जितने मार्क्स वो उतना इंटेलिजेंट, जो कि उनके हिसाब से गलत था। इट हैड डेवलप कनिंग माइंड विच अवॉइड वाइटल ह्यूमन इशूज़। ह्यूमन के मेन इशूज़ को बहुत ही इग्नोर करते थे, सिर्फ बुक के ऊपर ही वो लोग ध्यान देते थे। इट मेक्स चाइल्ड सबसर्वेंट, मैकेनिकल एंड थॉटलेस। मतलब उनके हिसाब से पढ़ाई का सिस्टम ऐसा था कि वो कम्प्लीटली बुकिश नॉलेज था, बुक्स और एक पर्टिकुलर एक रोबोट की तरह चलते थे कि अभी पढ़ना है, फिर मार्क्स गेन करने हैं, जितना मार्क्स उतने अच्छे, जितने अच्छे डिग्री उतना अच्छा जॉब, बस एक मैकेनिकल की तरह वो चलते थे, लेकिन खुद का जो एक थॉट होता था उनका वो नहीं होता था। Technical education emphasizes technical knowledge which is necessary, but without understanding the total process of life that becomes a means of destroying man. आप उनको बुक के हिसाब से, पढ़ाने के हिसाब से टेक्निकल नॉलेज दे तो देते हैं, लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिकली वो लोग नहीं फॉलो करते तो उसका एक्चुअल जो उनका एक मीनिंग होता है उसका वो नहीं समझ सकते। तो कृष्णमूर्ति जी का एम ऑफ एजुकेशन क्या था? कि एजुकेटिंग द होल पर्सन, एजुकेटिंग द पर्सन एज अ होल, मतलब नॉट एन असेंबलेज ऑफ पार्ट्स में नहीं, उनको कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड करना। देन एजुकेटिंग द पर्सन विद इन अ होल एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, नेचर एट्सेट्रा। सो फॉर हिम एजुकेशन इज अबाउट प्रिपरेशन फॉर द होल लाइफ एंड नॉट प्रिपरेशन फॉर पार्ट ऑफ द लाइफ। ठीक है, सिर्फ काम के लिए नहीं कि हम जॉब करेंगे पढ़ाई करने के बाद, बट उनका था कि ह्यूमैनिटी, सोसाइटी, कम्युनिटी, इन सबको भी इंक्लूड करना चाहिए बच्चों की पढ़ाई में। Students, Jiddu Krishnamurti believed that every individual is unique in his approach to learning. The teacher needs to understand the unique quality of his student and then educate them appropriately. उनके हिसाब से बच्चों को क्या पसंद है, बच्चों का क्या नीड है, क्योंकि हर बच्चे का लर्निंग का एबिलिटी हो या फिर उनका इंटरेस्ट हो, सब कुछ डिफरेंट होता है, तो उस चीज़ को नज़र रखते हुए टीचर को इम्पार्ट करना चाहिए नॉलेज। आइडल स्कूल, अकॉर्डिंग टू हिम एन आइडल स्कूल शुड हैव लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उनके हिसाब से लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए। मास इंस्ट्रक्शन कैन नॉट हेल्प टू डेवलप इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी। अगर रेशियो टीचर और स्टूडेंट का बहुत अनइवन होगा तो समझाने में और समझने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, और ना ही बच्चों को समझ आएगा, ना ही टीचर उनको उतने अच्छे से समझा सकेंगे।
फिर है डिसिप्लिन। जितू कृष्णमूर्ति के हिसाब से डिसिप्लिन जो है वो थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि वैसा करने से क्या होता है, बच्चों का जो फ्रीडम होता है सोचने का वो नहीं सोच पाते हैं, वो फियर में रहते हैं, इस फिक्स में रहते हैं कि अगर हम ऐसा सोचेंगे या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो टीचर का क्या रिप्लाई होगा। तो जो डिसिप्लिन होता है वो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप से ही होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए जहाँ डिसिप्लिन भी हो प्लस बच्चों के सोचने का जो दायरा है वो कम ना हो। Curriculum and method of teaching. He suggested that curriculum should be according to the interest of the children. बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से करिकुलम बनना चाहिए। सब्जेक्ट और कंटेंट जो होता है करिकुलम में वो हमेशा बच्चों की साइकोलॉजी को देख के ही बनाना चाहिए। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर। उनके हिसाब से टीचर को कैसा होना चाहिए, उनका सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, उनके माइंड में, उनके एक्शन में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। उनका एक्शन इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चों को उनके साथ कुछ भी शेयर करने में प्रॉब्लम हो। तो उनका सेल्फ कंट्रोल जो होता है एक्शन में बहुत सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। टॉलरेंस बहुत होना चाहिए उनके अंदर, चीयरफुलनेस होना चाहिए, बच्चों को एंटरटेन भी करना चाहिए प्लस उनको डिसिप्लिन में भी रखना चाहिए। वन पॉइंटेड एक्शन, उनका जो एक्शन होता है बहुत ही क्लियर होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो लास्ट टॉपिक है हमारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थॉट्स ऑन एजुकेशन। ही वॉज अ लीडिंग फिगर इन द स्ट्रगल of social justice and the architect of Indian constitution. We all know that. And he had an insightful and progressive thought on education. His view was deeply connected to the commitment to social reform, equality and empowerment. उनका main focus था social justice के ऊपर। एजुकेशन एज अ टूल फॉर सोशल इक्वालिटी। उनके हिसाब से एजुकेशन जो था वो बच्चों को, वो लोगों को एक सोशल इक्वालिटी और जस्टिस दिखाता था। ही सॉ इट एज अ पावरफुल मीन्स टू अपलिफ्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटी। उनके हिसाब से जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी थे, बहुत ही बैकवर्ड कम्युनिटी थे जैसे दलित्स वगैरह, उन लोगों को वो एक एजुकेशन जो था उनको एक ऐसा दायरा, एक ऐसा नीच प्रोवाइड करता है जिससे कि वो सोशल इनइक्वालिटी से निकल के बाहर आ सकें। फोकस ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक नॉलेज। ही एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न एंड साइंटिफिक एजुकेशन। ही बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन rationality and empirical knowledge rather than traditional और religious डॉक्ट्रिन। उनके हिसाब से सिर्फ ट्रेडिशनल और रिलीजन, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए एजुकेशन का। एजुकेशन का मॉडर्न साइंटिफिक सिचुएशंस जो हैं, जो साइंटिस्ट जैसा हम लोग देखते हैं आजकल, कितने सारे साइंटिस्ट हैं हमारे, कितने सारे एजुकेशनिस्ट हैं हमारे, तो मॉडर्न साइंस के ऊपर भी एजुकेशन का उतना ही फोकस होना ज़रूरी है। यूनिवर्सल एजुकेशन। He advocated for universal education, arguing that access of education should be available to all. उनके हिसाब से एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड और जेंडर। फिर आता है एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन। उनके हिसाब से एजुकेशन जो था वो एम्पावर करता था इंडिविजुअल को, ताकि वो सप्रेस होके ना रहे कि अरे हम तो छोटे कास्ट से हैं तो वी कैन नॉट डू दिस, वी कैन नॉट डू दैट। एजुकेशन जो है उनको एक ऐसा पावर प्रोवाइड करता था, एम्पावरमेंट प्रोवाइड करता था कि वो अपने लिए कुछ कर सकें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द मार्जिनलाइज्ड। जो मार्जिनलाइज्ड अनप्रिविलेज्ड एरिया से आते हैं उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना। फिर है क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम। तो उनके हिसाब से जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था बहुत ही क्रिटिकल था, दैट परपिचुएटेड सोशल इनक्वालिटी एंड डिड नॉट सर्व द नीड ऑफ मार्जिनलाइज्ड। वो इनइक्वालिटी जो हमारा चलता था, इनइक्वालिटी और मार्जिनलाइज्ड लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता था जो ट्रेडिशनल मेथड था। इसलिए उनका फोकस था कि मॉडर्न एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल डेवलपमेंट। सो अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन जो था इट वाज अ की फैक्टर फॉर नेशनल डेवलपमेंट, कि बहुत सारे लोग जब एजुकेट होने लगेंगे तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू नेशनल डेवलपमेंट। Importance of higher education. He valued higher education and believed that it was important for creating leaders and professionals who could contribute to societal change and governance. Higher education को importance क्यों देते थे? क्योंकि उससे जब बहुत सारे professionals निकलेंगे, बहुत सारे leaders निकलेंगे तो वो हमारे society को change कर सकते हैं। एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इसका मतलब ये कि जब वंस अ पर्सन अटेन्स एजुकेशन वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाता है। एडवोकेसी फॉर गर्ल्स एजुकेशन। ही सपोर्टेड द गर्ल्स एजुकेशन, विमेन और गर्ल्स एजुकेशन जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, सबको एजुकेशन इक्वली प्रोवाइड करना चाहिए। Education as a means of social mobility. Ambedkar saw education as a crucial means for social mobility, enabling individuals from disadvantaged background to rise above their circumstances and achieve social and economic advancement. So here we finish this chapter. Thank you for watching. We'll come back with the next chapter soon.